वर्किंग एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। देखो वन बाय वन करके मैं लाइन भी पढ़ते जाऊंगा और आप लोग समझते भी जाएं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में जो है वो हेल्प हो सके, बहुत इजीली आप लोग नोट्स बना सकें। तो सबसे पहले अपन पॉइंट की बात करें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस सेक्शन में हमने पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा का पूरा शॉर्ट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना ही लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को केवल फ्लो डायग्राम डिस्कस करने या प्रिंसिपल को डिस्कस करने के अलावा उसके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करने का कहा जाए तो अपन फिर और आगे भी बात करेंगे। बात करें अपन सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ कोल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट क्या करता है। आप लोगों को ये भी आ सकता है कि कोयले में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ये केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, हीट के अंदर। जब उसे बर्न करते हैं ये हीट कन्वर्ट होती है किसके अंदर, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। तो स्टीम से टरबाइन चलता है तो टरबाइन से बनती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी जब अल्टरनेटर में जाती है तब जाकर के क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो या तो ये कह दिया जाए कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, या और स्पेसिफिक होकर के ये कहा जाए तो कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपका पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल या फिर हीट एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट कहता है कि कोयले को बर्न किया जाता है बॉयलर के अंदर जिससे वाटर किस में कन्वर्ट होती है, स्टीम। ये वन बाय वन स्टेप है। हमने कहा कि थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। फिर हमने कहा कोयला बॉयलर में जो जलाएंगे उससे वाटर स्टीम में बन जाएगी। फिर लिखा है कि द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन प्रोड्यूसेस मैकेनिकल पावर। ये टरबाइन में जो स्टीम का एक्सपेंशन होगा वो क्या बनाएगा, मैकेनिकल पावर, जो किसको ड्राइव करेगा, विच ड्राइव्स द अल्टरनेटर। थस द मेन इक्विपमेंट इन ए थर्मल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ। तो स्टीम टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को ड्राइव करती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक थर्मल पावर प्लांट में मेन इक्विपमेंट कौन से हैं, मेन इक्विपमेंट भैया बॉयलर है, स्टीम टरबाइन है और अल्टरनेटर। ये बड़े बड़े इक्विपमेंट अगर कहें तो मेन इक्विपमेंट ये तीन है। अब बात करें इन तीन इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जिन्हें हम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट कहते हैं। तो उसके लिए अगला पॉइंट लिखा है, टू अचीव एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेराइटी ऑफ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स आर नीडेड। बहुत ज़्यादा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और ये जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, द ऑक्सिलरी इक्विपमेंट इन थर्मल पावर प्लांट आर सो मच, इतने ज़्यादा हैं ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, दैट दे ओवरशैडो द मेन इक्विपमेंट्स। यानी कि छोटे छोटे इतने सारे डिवाइसेज आपने अभी देखे थे डायग्राम में समझने के दौरान, इतने ज़्यादा डिवाइसेज यूज होते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है ये भी उसके पीछे छिप जाते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द कोल हैंडलिंग प्लांट सप्लाई द कोल टू बॉयलर। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू हुई है। कोल हैंडलिंग प्लांट जो है वो सप्लाई करता है कोल, किसको, बॉयलर को। नेक्स्ट, एश फॉर्म्ड इन द बॉयलर डिपॉजिटेड ऑफ बाय द एश हैंडलिंग प्लांट। बॉयलर के अंदर एश बनी, उसको कौन हैंडल करता है, एश हैंडलिंग प्लांट। हमने डायग्राम में देखा था, वो उसको डिपॉजिट करने का काम करता है। नेक्स्ट, एयर टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ फोर्स्ड और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। हवा, एनवायरनमेंट से हवा जो हमने एब्जॉर्ब करी है, या तो आईडी फैन होगा या एफडी फैन होगा, उसके थ्रू क्या की जाती है, इज हीटेड, गर्म की जाती है प्री हीटर के द्वारा, ताकि जो हीट किसकी फ्लू गैसेस है, देखो बाय द हीट ऑफ फ्लू गैसेस। एयर जो है हम एनवायरनमेंट से जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोयले को जलाने के लिए बॉयलर में उसे गर्म किया जाएगा। तो एयर प्री हीटर पढ़ा था अपन ने अभी, वो एयर प्री हीटर जो है किसके थ्रू हीट ले रहा है, बाय द हीट ऑफ फ्लू गैसेस। ये हमने देखा था डायग्राम में, बिफोर बीइंग फेड टू द बॉयलर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखा है द फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द डस्ट कलेक्टर। ये डस्ट कलेक्टर जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ से जो फ्लू गैसेस इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के थ्रू निकली है,
इस जगह पर एक डस्ट कलेक्टर होता है, इसको बोला जाता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है? ESP का काम होता है कि एक चेंबर बना होता है, उसमें से प्लेट्स लगी हुई होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जब यहाँ से फ्लू गैसेज अंदर घुसती हैं तो अंदर फ्लू गैसेज आएंगी तो नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव पार्टिकल और नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो अंदर से फ्लू गैसेज जब बाहर निकलती हैं तो सारा का सारा कचरा ये प्लेट्स के ऊपर चिपक जाता है और बाहर एकदम प्योर एयर और शुद्ध जो है वो हवा निकलती है, फ्लू गैसेस निकलती है, शुद्ध फ्लू गैसेस निकलती हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐश नहीं होता, कोई भी राख के कण नहीं होते। तो ये ऐश कलेक्टर है जो क्या करता है? ऐश को कलेक्ट करता है। इसके बाद बात करें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि राख का आगे भी एक काम है, मैं आपको भी समझाऊंगा। वो यही है कि इसी के नीचे सीमेंट फैक्ट्री वाले एक प्लांट लगा लेते हैं। वो सीमेंट फैक्ट्री वाले प्लांट लगा करके इस चेंबर में रखी हुई ऐश को इकट्ठा करते हैं और वो ऐश किस में मिलाई जाती है? सीमेंट में। जो फ्लाई ऐश आप पढ़ते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो सीमेंट है उसके अंदर फ्लाई ऐश यहीं से लाई जाती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्लू गैसेज हैं, द फ्लू गैसेज passes through dust collector, air preheater और economizer। 3 जगह से निकल रही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लू गैसेज passes through economizer, air preheater and electrostatic precipitator। इन तीनों के थ्रू पास होती है। being discharged before being discharged to the atmosphere through चिमनी। चिमनी के थ्रू एनवायरमेंट में डिस्चार्ज करने से पहले ये इन जगहों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 9 नंबर देखिए। द बॉयलर वेपोराइजेस वाटर इनटू स्टीम। द बॉयलर, इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में लेंगे, अभी आप चिंता ना करें, मैं समझाने के लिए लाइंस बना रहा हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। The boiler vaporizes water into steam. Steam is further heated in the superheater and fed to the high pressure turbine। यानी यहाँ हमने क्या सीखा कि बॉयलर के अंदर वाटर स्टीम में बनता है, कन्वर्ट होता है, स्टीम को सुपर हीटर में भेज करके और ज़्यादा हीटअप किया जाता है। ये लाइन कह रही है, बॉयलर वेपोराइज करता है वाटर को स्टीम में और स्टीम को और ज़्यादा हीट किया जाता है सुपर हीटर में, बिफोर एंड फेड टू द हाई प्रेशर टरबाइन, और फिर हाई प्रेशर टरबाइन को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई आपके पास में, हाई प्रेशर टरबाइन। ये क्या चीज़ है? तो देखो, टरबाइन होते हैं 3 इस तरीके से। ये होता है हाई प्रेशर टरबाइन, एक होता है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और एक होता है लो प्रेशर टरबाइन। हर थर्मल पावर प्लांट में ये 3 होते हैं। सबसे पहले स्टीम इसमें आती है। जब स्टीम इसमें आएगी तो वो अचानक से फैलेगी, तो पाइप में तो प्रेशर ज़्यादा था, फैलेगी तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। तो इस स्टीम को जो यहाँ, इसको दोबारा से भेजा जाता है बॉयलर के अंदर। अब बॉयलर में भेजेंगे तो देखो, सिर्फ टेम्परेचर जनरेट होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो पंप पैदा कर रहा था। तो बॉयलर में भेज करके इसको क्या किया जाता है? रीहीटिंग किया जाता है। रीहीट करके फिर कहाँ जाया जाता है? आईपीटी में। अब यहाँ और प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, पर अब दोबारा गर्म नहीं कर सकते क्योंकि अब अगर वापस गर्म करने भेजोगे तो इस रीहीटिंग में बहुत ज़्यादा हीट ज़रूरत पड़ेगी और इतनी हीट ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसी स्टीम को आगे डायरेक्ट भेज दिया जाता है एलपीटी में, और एलपीटी के बाद में इसको नीचे निकाल लिया जाता है कंडेंसर के। इसीलिए कहा है 3 तरीके के टरबाइन होती है। सबसे पहले एचपीटी में आएगा। एचपीटी के अंदर स्टीम जो है उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर दोबारा बढ़ाने के लिए बॉयलर में भेजेंगे, बॉयलर से रीहीटिंग करके आईपीटी में आएगा। आईपीटी से बाद में रीहीटिंग नहीं करेंगे, सीधा एलपीटी में भेजेंगे और यहाँ से कंडेंसर के थ्रू बाहर आ जाता है। यही लाइन यहाँ पर लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एक्सपांडिंग इन हाई प्रेशर टरबाइन स्टीम इज हीटेड अगेन। स्टीम इज हीटेड अगेन इन ए बॉयलर एंड फेड टू द लो प्रेशर टरबाइन, और उसके बाद में इसको गर्म करके आईपीटी और या फिर एलपीटी में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट,
एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द लो प्रेशर टर्बाइन इज कंडेंस्ड बाय कंडेंसर एंड द कंडेंसेट अलोंग विद मेकअप वाटर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको कंडेंस तो किया जाएगा पर कुछ मेकअप वाटर, मतलब क्या कुछ पानी की कमी है। तो देखो एक नीचे से एरो बना हुआ था ये वाला, ये यहाँ से देखो मेकअप वाटर, ये वाटर भी लिया जा सकता है और कंडेंस वाला वाटर भी, यहाँ से ये वाला यहाँ से कंडेंस होकर के भी पानी आ रहा है और एक्स्ट्रा पानी जो चाहिए वो यहाँ से आ रहा है। तो ये मेकअप वाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये यहाँ से फिर वापस आगे आपकी पानी की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये कंप्लीट आपका जो प्रोसेस था थर्मल पावर प्लांट का, वो विथ डायग्राम आप लोगों को मैंने विथ थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं 1 मिनट रुके सेट कर देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पॉइंट नंबर 9 तक ले लीजिए आप। पॉइंट नंबर 9 तक ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे जो पॉइंट है उसका भी ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इसका ले लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट इन थर्मल पावर प्लांट। अभी अपन ने जो थ्योरी के अंदर पढ़े हैं कितने तरीके के ऑक्सिलरीज यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी थ्योरी जो है वो अब अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पॉइंट्स में आप लोगों को 1 बाय 1 जो है वो बोलते जाऊँगा, आप लोग साथ ही साथ में नोट करते जाएँ। सबसे पहले बात करें अपन कोल हैंडलिंग प्लांट की। सबसे पहले बात करें कोल, इनके बारे में आपको सब समझा दिया गया, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं डायग्राम से समझ लिए, फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल से आप लोगों ने समझ लिए। अब 1 बाय 1 नोट्स प्रॉपर बनाने के पर्पज से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को अपन जो है वो समझते जाएंगे और उसको साथ ही साथ में डिक्टेट करते जाएंगे। कुछ होगा नेसेसरी तो मैं बोर्ड के ऊपर साथ ही साथ में लिख दूंगा। तो सबसे पहले बात करें अपन, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कितने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल हैंडलिंग प्लांट की, कोयले को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, फिर उसे पल्वराइज कैसे किया जाता है, कौन कौन से पंखे यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद में बॉयलर कौन सा यूज़ किया जाता है, ऐश को कैसे हैंडल करते हैं, टरबाइन कौन सा होता है, कंडेंसर में क्या काम होता है, टावर कूलिंग टावर कैसे मेंटेन किया जाता है, फीड वाटर हीटर जो है वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इकोनोमाइजर का क्या काम है, सुपर हीटर और रीहीटर क्या होता है, एयर प्रीहीटर क्या होता है, अल्टरनेटर और एक्साइटर क्या है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखा जाए या कहा जाए कि एक्सप्लेन द थर्मल पावर प्लांट विथ इट्स ऑल मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, तो आप लोगों को वो डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में जो स्टार्टिंग में 10-15 पॉइंट की थ्योरी थी वो लिख करके, और वो नहीं लिखें तो वो इन पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगी। जैसे हमने कोयले के हैंडलिंग प्लांट की बात करी तो उसके पॉइंट को उठा करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप बात करें बॉयलर की तो बॉयलर का पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, या टरबाइन का पॉइंट, या कंडेंसर में क्या होता है, तो इनकी सबकी वर्किंग लिखनी है और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखना है। कोल हैंडलिंग प्लांट जो है उसके अंदर अगर आप बात करें थ्योरी की तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कोल हैंडलिंग प्लांट जो है उसका फंक्शन होता है कि बॉयलर के फर्नेस को कोल फीड करना। हम यहाँ लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट इज ऑटोमेटिक फीडिंग ऑफ कोल टू द बॉयलर फर्नेस। मैं रिपीट कर देता हूँ, द फंक्शन ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट, द फंक्शन ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट is automatic feeding of coal to the boiler furnace,
और सेकंड पॉइंट इसमें ही लिख सकते हैं, कोल इज वेटेड, WEIGHED, coal is weight and led to a LED, led to a hopper, HOPPER, hopper through a conveyor mechanism. मैंने आपको बताया था कि कन्वेयर बेल्ट होती है, थ्रू ए कन्वेयर मैकेनिज्म। तो एक कन्वेयर बेल्ट होती है जिसके ऊपर कोयले को डाल दिया जाता है और वो कन्वेयर बेल्ट आगे चलती है, उसी को हमने लिखा है। ये किसके अंदर आ गया आपका, कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर। ये दो ही पॉइंट्स अपने को यहाँ पे लिखना है। फिर अपन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर छोटी सी यूनिट है 200 मेगावाट की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोयले की ज़रूरत पड़ती है। आप अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि एक 200 मेगावाट की जो यूनिट है उसके अंदर तकरीबन 6000 टन कोयला डेली बेसिस पर चाहिए। 6000 टन, एक टन में 1000 किलो होता है, तो देख लो तुम 60 लाख या 6 करोड़ के आसपास मामला सेट हो जाता है। जीरो लगा लो, है सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख हो गया। 60 लाख किलोग्राम कोयला जो है वो आप लोगों को एक दिन के अंदर एक 200 मेगावाट की यूनिट में चाहिए होता है। ये भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया। अब बात करें सेकंड, हेडिंग लगाएं पल्वराइजिंग प्लांट, हेडिंग लगाएं पल्वराइजिंग प्लांट। बात करें पल्वराइजिंग प्लांट की, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पल्वराइजेशन का मतलब क्या, तो इसको आप थ्योरी में ऐसे लिख सकते हैं, पल्वराइजेशन इज ए mean of MEANS, means, pulverization is a means of exposing a large surface area to the action of oxygen, large surface area to the action of oxygen and consequently helping the combustion, consequently, CONSEQUENTLY, consequently helping the combustion। तो यहाँ इस लाइन का मीनिंग ये है कि पल्वराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोयले को लार्ज सरफेस एरिया में कन्वर्ट करके और उसके दहन में यानी कंबशन में उसकी मदद करना। ये दो पॉइंट यहाँ पर, ये एक पॉइंट जो है वो आपके यहाँ पर पल्वराइजेशन प्लांट के अंदर आ गया। मैंने कहा था आपको हर एक का एक एक पॉइंट लिखना है, वर्किंग पॉइंट लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है। अब अपन बात करें कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो हम यहाँ पर इसके दो पॉइंट लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है और इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो चार पॉइंट दोनों के अंदर मैं मेंशन करवा देता हूं, आप लोग लिख लें। सॉरी, तो पहला पॉइंट लिखिए एडवांटेज के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, the rate of combustion can be controlled, the rate of combustion can be controlled and changed quickly to meet the varying load, VARYNG, varying load. Second point, preheated air can be used successfully.
Third, a wide variety of low grade coal can be used. Low grade coal can be used. Next, the boiler can be started from cold conditions very rapidly. The boiler can be started from cold conditions very rapidly. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज मेंशन करेंगे. एडवांटेज के 4 पॉइंट लिख लिए, डिसएडवांटेज के अगले 4 पॉइंट मेंशन करेंगे. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड. इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड. सेकेंड, explosion hazard exist. Third, auxiliary power combustion of the plant is increased. And fourth point, lots of extra equipments comma meals, MILLS, meals, comma burners, BURNERS, burners are needed. ये जो मील होती है पल्वराइजिंग प्लांट के अंदर, हमने थ्योरी का एक, उसके बाद हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट लिख लिए. अब अपन बात करेंगे मील के बारे में. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, एक मील होती है 15-17 RPM से चलती है. तो यहाँ जो मील होती है, ये मील 3 तरीके की होती है, जिसमें से मैंने आपको जो बताया था बॉल मील, वो सेकंड टाइप होती है. एक होती है इंपैक्ट मील. एक होती है बॉल मील, एक होती है इंपैक्ट मील, और एक होती है कांटेक्ट मील. आपने जो भी थर्मल पावर प्लांट विजिट किया होगा उसके अंदर, या विजिट करेंगे नियर बाय फ्यूचर के अंदर, उसमें बॉल मील यूज किया गया होगा. कांटेक्ट मील, बॉल मील और इंपैक्ट मील में फ़र्क क्या है? कांटेक्ट मील के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो आपका कन्वेयर बेल्ट है और उसके ऊपर एक रोलर लगा हुआ है. ये रोलर ऐसे घूमता रहता है इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट पे रोलर घूमेगा ऐसे लगातार, और वो कोयला पिसता जाएगा और हवा चल रही होगी जिससे वो पिसा हुआ कोयला उड़ता जाएगा. ये तो हो गया कांटेक्ट मील. कांटेक्ट मील के बाद बॉल मील में क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, वो सिलेंडर घूमता है और एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ से कोयला निकाल के ले जाती है, और अंदर कोयला, वो बॉल चलती है, बॉल मील चलेंगी,
तो अंदर बॉल चलेंगी तो वो कोयला अंदर पिसता जाएगा। और इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट मारा जाता है लगातार, उससे जो है वो पाउडर बनाया जाता है। तो इसकी थ्योरी आपको डिटेल में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा इतना डेप्थ के अंदर। तो 3 तरीके के यहाँ पर आप लोग बॉल मील्स यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट मील, बॉल मील एंड इम्पैक्ट मील। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला थर्ड पॉइंट, ड्राफ्ट फैंस की। ड्राफ्ट फैन के बारे में मैंने आपको बताया 3 तरीके के ड्राफ्ट फैन यूज होते हैं, इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है, आईडी, एफडी और पीएम। इन तीनों के बारे में मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बता देता हूं पीछे ले जाकर के आपको। आईडी फैन, बॉयलर के अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस को खींच के बाहर निकालने के लिए आईडी फैन यूज करते हैं। एफडी फैन, हवा को कंबशन, कोयले के कंबशन के लिए बॉयलर में भेजने के लिए यूज करते हैं एफडी फैन। और तीसरा पीए फैन, जो यहां लगा होता है, प्राइमरी एयर फैन, कोयले को, जो पल्वराइज्ड कोल होता है उसको बॉयलर में भेजने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी एयर फैन। तो 3 तरीके के फैन है जिसके बारे में आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेनेशन देनी होती है ड्राफ्ट फैंस के अंदर। पहला आईडी फैन, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर। इट इज इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द बॉयलर चेंबर। 2 पॉइंट लिखना है, मैं बोल देता हूं। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द flue gases from the boiler. And the second point, it is installed at the top of the boiler chamber. सेकेंड पॉइंट या सेकेंड फैन आईडी फैन हो गया। नेक्स्ट एफडी फैन, इट इज यूज्ड टू कन्वे द oxygen. It is used to convey the oxygen to the boiler for combustion of coal. नेक्स्ट तीसरा पीएफएन, इट इज यूज्ड टू कन्वे द coal to the boiler for combustion. चलिए, तो 3 तरीके के फैन होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ बात करते हैं बॉयलर की। अच्छा, आप एक लगा है एफडी फैन, ये क्या कर रहा है, हवा ब्लो कर रहा है, ये कोयला ब्लो कर रहा है अंदर की तरफ। ये लगा है यहाँ पे बॉयलर, ये फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर बर्न होने के बाद में ये फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं, जो पहले कहाँ जाएंगी, इकोनोमाइजर के अंदर, फिर कहाँ जाएगी, एयर प्री हीटर के अंदर,
फिर कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर, और यहाँ से आईडी फैन लगा हुआ है, ये देखो एक और, जो इस गैस को कहाँ ले जा रहा है, चिमनी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेटर होगा आपके लिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। ये आपके लिए थोड़ा डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको पूरा फ्लू गैसेस जो है उसका सीक्वेंस नजर आएगा कि पहले कोयला जलाया, फिर यहाँ से फ्लू गैसेस इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर और प्रेसिपिटेटर के थ्रू बाहर निकल जाती है। क्लियर? चलिए बात करें अपन नेक्स्ट बॉयलर की। पॉइंट नंबर 4, बॉयलर। चलिए, बॉयलर जो है उसका क्या काम है, तो इसका डेफिनेशन एकदम फॉर्मल तरीके से जैसे देना है कि इट इज ए क्लोज वेसल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। इट इज ए वेसल, लिख लीजिए साथ ही साथ में, इट इज ए वेसल, इट इज ए वेसल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वाटर अंडर प्रेशर इज converted into steam. Second point, the heat transfer to the boiler, the heat transfer to the boiler is by all the three modes of heat transfer, is by the all modes of heat transfer, all modes of heat transfer, that is conduction, convection and radiation. Conduction, convection and radiation. चलिए अब बात करें यहाँ पर बॉयलर की, तो बॉयलर होता है दो तरीके का। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन पॉइंट नंबर 4, बॉयलर दो तरीके का होता है। एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर एक सिंपल सा लॉजिकल डिफरेंस है, और वो ये कि ये मान लीजिए आपके पास में एक चैम्बर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर पाइप्स रखे हुए हैं, इस तरीके से पाइप्स रखे हुए हैं। अब देखो, अगर पाइप के अंदर वाटर है और बाहर फायर है, फायर का मतलब है कोल बर्न किया गया है, कोल बर्न किया गया, अंदर तो है पानी, अंदर तो है पानी
और बाहर की तरफ जो है वो आपने कोयले को बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर रखी है। तो वाटर किस में है? ट्यूब के अंदर। तो ये हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर। और इसका जस्ट उल्टा कि आपने अंदर यूज कर ली है फायर यानी स्टीम, और बाहर मतलब कोयले की जो हीट है वो, और बाहर पानी है, यानी इसका जस्ट उलट अपन अगर देखें तो इस तरीके से देखें, ये आपके पास में चेंबर है और इस चेंबर के अंदर आपने पाइप यूज किया है। इसके अंदर तो है आपने कोयले को बर्न किया हुआ, और बाहर की तरफ आपने यूज किया है वाटर। तो फायर किस में है? ट्यूब के अंदर, इसलिए नाम पड़ गया फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर और ये है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। दो ही तरीके के बॉयलर जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इन दोनों का थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर देता, जो है वो डिक्टेट करवा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया है, दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले लिखें, बॉयलर का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। ए बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल इन विच water under pressure is converted into steam, in which the water under pressure is converted into steam। इसमें टाइप्स लिखिए। पहला फायर ट्यूब बॉयलर, पहला टाइप लिखिए आप फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें लिखिए थ्योरी, in this boiler the product of combustion is passes through the tubes which are surrounded by the water, इसमें जो ट्यूब्स लगी हुई हैं वो वर्टिकल भी हो सकती हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, ए फायर ट्यूब बॉयलर इज सिंपल A fire tube boiler is simple, compact and rugged in construction, R-U-G-G-E-D, rugged in construction। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो। तीन पॉइंट लिखेंगे, काफ़ी है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो। नेक्स्ट सेकंड लिखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर। सेकंड पॉइंट, वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें लिखिए, in this boiler water flow inside the tube
water flow inside the tube and hot gases flow outside the tube and hot gases flow outside the tube. अब इसमें भी पाइप्स जो हैं वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन भी हो सकते हैं। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम थर्मल पावर प्लांट बेसिकली जो भी जानते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली यही वाला लगा होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर, और इसके कारण या वजह भी है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसके एडवांटेजेस जो है वो आप बताएं हमें। तो इस तरीके से दो क्लासिफिकेशन करके आपको इसके एडवांटेज लिखने होंगे। तो मैं इसके फ़ायदे लिखवा देता हूँ, हेडिंग लगा सकते हैं इसका एडवांटेज, और एडवांटेज हेडिंग लगा करके इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लेसर वेट ऑफ बॉयलर एंड चीपर फाउंडेशन। लेसर, LESSER, लेसर weight of boiler and cheaper foundation. Next, lighter tubes, हल्की होती हैं ये ट्यूब्स, lighter, LIGSTER, lighter tubes. Next, फ्री फ्रॉम स्केलिंग। पानी अगर बाहर होता तो पूरे बॉयलर की जो दीवारें हैं अंदर वाली उस पर स्केलिंग जम जाती, नमक की परत जम जाती, स्केलिंग हो जाती, सफ़ेद सफ़ेद जम जाती है, आपने देखा होगा भगोने में पानी गर्म करते हैं तब। तो अभी पाइप के अंदर है तो बॉयलर जो है वो अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं होता, पाइप्स को ही केवल क्लीन करना होगा, जिसे ब्लोइंग डाउन प्रोसेस कहते हैं बॉयलर के अंदर। तो फ्रीडम, या ये ऐसे लिख सकते हैं कि फ्री फ्रॉम स्केलिंग। फोर्थ पॉइंट, यूनिफॉर्म हीटिंग। पाइप है उसमें पानी है, चारों तरफ से एक समान रूप से गर्म होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म हीटिंग। फ्री फ्रॉम स्केलिंग हो गया, यूनिफॉर्म हीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हाई एफिशिएंसी। And last, better temperature control. Better temperature control.